साथियों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। द स्मार्ट स्टडी मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज की जो श्रृंखला लाई गई है वो है सामान्य अध्ययन की श्रृंखला, पर्यावरण की श्रृंखला, जिसमें पर्यावरण के 30 प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं बहुविकल्पीय के रूप में। तो आइए प्रश्नावली को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है मानव निर्मित, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, दोनों पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्रश्न नंबर 2, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? नंबर 1 जैविक, नंबर 2 भौतिक, नंबर 3 मानव निर्मित और नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 भौतिक। ताप, मृदा, प्रकाश ये तीनों पर्यावरण के जैविक और भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 3, पर्वत, पठार, मैदान और घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है स्थलमंडल, दूसरा ऑप्शन है जलमंडल, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल और चौथा ऑप्शन है जैवमंडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 स्थलमंडल। प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो पहला ऑप्शन है स्थलमंडल, दूसरा ऑप्शन है जलमंडल, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल और चौथा ऑप्शन है जैवमंडल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 जलमंडल। प्रश्न नंबर 5 है, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है स्थलमंडल, दूसरा ऑप्शन है जलमंडल, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडल और चौथा ऑप्शन है जैवमंडल। तो इसका सही उत्तर है धूल के कण एवं जल वाष्प ऑप्शन नंबर 3 वायुमंडल में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन सी चिड़िया घोंसला बनाती है? या सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर है 1 चील, ऑप्शन नंबर है 2 कौवा, ऑप्शन नंबर 3 है कबूतर और ऑप्शन नंबर 4 है कलचिड़ी। तो इसका सही उत्तर है सबसे ऊंचे पेड़ पर जो घोंसला बनाता है वो पक्षी है चील। नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7, लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं तब वह घोंसला छोड़ देते हैं, परंतु निम्न में से कौन सा पक्षी अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग करता रहता है? ऑप्शन नंबर 1 है चील, ऑप्शन नंबर 2 है कबूतर, ऑप्शन नंबर 3 है मोर और ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 चील। चील पक्षी अपने घोंसले को साल दर साल उपयोग में लेता रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित पक्षियों में से सबसे बड़ा घोंसला किसका होता है? तो पहला ऑप्शन है पाख्ता, दूसरा ऑप्शन है चील, तीसरा ऑप्शन है कौवा और चौथा ऑप्शन है बसंत गौरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 चील। चील ही ऐसी पक्षी है जो सबसे बड़ा घोंसला बनाता है। प्रश्न नंबर 9 है, मिड डे मील में, मिड डे मील में ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों से खाना बनवाया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों से खाने की सामग्रियां मंगवाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर 3 है अध्यापक गण खाना बनाते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त में से
कोई नहीं, क्योंकि जब से मिड डे मील स्टार्ट हुआ है तो बच्चों से कोई भी ऐसा काम नहीं करवाया जाता है कि जिससे उनके कार्य प्रणाली पर फर्क पड़े। और इसमें से अध्यापक गण खाना भी नहीं बनाते हैं, बच्चों से खाने की सामग्रियां भी नहीं मंगवाई जाती हैं और बच्चों से खाना भी नहीं बनवाया जाता है। तो ये उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 10, हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है 4, ऑप्शन नंबर 2 है 6, ऑप्शन नंबर 3 है 8 और ऑप्शन नंबर 4 है 10। तो हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो 6 पोषक तत्व होते हैं। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 11 है, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है सूर्य, ऑप्शन नंबर 2 है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर 3 है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर 4 है वसा। तो इसका सही उत्तर है, मनुष्य के शरीर के लिए जो सबसे सटीक ऊर्जा का स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट। बाकी तो सूर्य तो पूरे सृष्टि के लिए ऊर्जा का स्रोत है। प्रश्न नंबर 12 है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 है ओडिशा, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन नंबर 4 है त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ओडिशा राज्य से कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर 2 है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, ऑप्शन नंबर 3 है 77 डिग्री 6 मिनट पूर्व और ऑप्शन नंबर 4 है 82 डिग्री 32 मिनट पूर्व। तो इसका सही आंसर है भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है ऑप्शन नंबर 1 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। प्रश्न नंबर 14 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं? ऑप्शन नंबर 1 है चीन, ऑप्शन नंबर 2 है भूटान, ऑप्शन नंबर 3 है नेपाल और ऑप्शन नंबर 4 म्यांमार। तो इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं वो नेपाल को छूती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन नंबर 1 है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 33.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 34.8 लाख वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन नंबर 4 है 35.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है कन्याकुमारी के दक्षिण में, ऑप्शन नंबर 2 है निकोबार द्वीप के दक्षिण में, ऑप्शन नंबर 3 है लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में और ऑप्शन नंबर 4 है अरब सागर के मध्य में। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है ऑप्शन नंबर 2 निकोबार द्वीप के दक्षिण में। प्रश्न नंबर 17 है, विश्व का सर्वोच्च पर्वतराज पर्वतीय उच्च शिखर हिमालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है दक्षिण में, उत्तर पश्चिम, उत्तरी अक्षांश पर और उत्तर पूर्व में। तो विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर उत्तर पूर्व में स्थित है। प्रश्न नंबर है 18, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर 4 है राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का राज्य है वो राजस्थान सबसे बड़ा है। अब इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा राज्य सागर तट पर स्थित नहीं है?
ऑप्शन नंबर 1 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2 है गुजरात, ऑप्शन नंबर 3 है झारखंड और ऑप्शन नंबर 4 है केरल। तो इसका सही उत्तर है भारत का झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो सागर तट पर स्थित नहीं है। इन ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर 3 झारखंड सही है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 2 है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है गोवा और ऑप्शन नंबर 4 है महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है भारत की जो तटरेखा सबसे लंबी है वो है आंध्र प्रदेश की। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर है 21, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है कर्नाटका, ऑप्शन नंबर 2 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 है केरल और ऑप्शन नंबर 4 है तमिलनाडु। तो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4। 22वां प्रश्न है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है उत्तरी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर 2 है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी गोलार्ध और ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिमी गोलार्ध। तो इसका सही उत्तर है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 23, आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर 1 है पहला, ऑप्शन नंबर 2 है तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 है पांचवा और ऑप्शन नंबर 4 है सातवां। तो इसका सही आंसर है भारत का विश्व में आकार की दृष्टि से 7वां स्थान है। इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन 7वां। प्रश्न नंबर 24, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा संघ शासित क्षेत्र स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर 2 है पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 3 है गोवा, ऑप्शन नंबर 4 है दादरा नगर हवेली। तो भारत के पूर्वी तट पर जो संघ शासित क्षेत्र उपस्थित है वो है पुडुचेरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 25 है भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है? ऑप्शन नंबर 1 है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 2 है मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है कच्छ की खाड़ी और ऑप्शन नंबर 4 है खंभात की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है भारत और श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी अलग करती है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 26, भारत के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 1 है भारत संस्कृति के क्षेत्र में पिछड़ा रहा है। नंबर 2, भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पाया है। नंबर 3, भारत ने विश्व इतिहास में कोई योगदान नहीं दिया है। और नंबर 4 है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। तो इसका सही आंसर है भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृति में से एक है। प्रश्न नंबर 27, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का कितना हिस्सा है? भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर 1 है 4.2%, ऑप्शन नंबर 2 है 3.4% और ऑप्शन नंबर 3 है 2.4% तथा ऑप्शन नंबर 4 है 4.4%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व का 2.4% हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न नंबर 28, सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई? सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच कितने किलोमीटर की दूरी कम हो गई? ऑप्शन नंबर 1 है 7,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 8,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 9,000 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर 4 है 10,000 किलोमीटर। तो सुएज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे। प्रश्न नंबर 29, भारत को कौन केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है? भारत को भौगोलिक दृष्टि से कौन केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है?
तो नंबर 1 है हिंद महासागर, नंबर 2 है हिमालय पर्वत, नंबर 3 है बंगाल की खाड़ी और नंबर 4 है अरब सागर। तो भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से जो केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है वो है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर 1। और प्रश्न नंबर 30 जो इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, सुएज नहर जल मार्ग किस वर्ष खोला गया था? सुएज नहर जल मार्ग किस वर्ष खोला गया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1879 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1889 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1869 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1859 में। तो सुएज नहर जल मार्ग खोला गया था 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो मित्रों ये श्रृंखला आपको कैसी लगी? अगर आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल द स्मार्ट स्टडी मंत्रा को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। तथा यह वीडियो आपको फेसबुक पेज पर भी मिलेगा द स्मार्ट स्टडी मंत्रा पर, तो हमारे पेज को भी आप फॉलो कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। जो भी बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं या अपनी जानकारी के लिए ही, या वो टीचिंग व्यवसाय में हैं तो उनको थोड़ी जानकारी मिलेगी। हमारी ओर से कोशिश रहेगी कि आपको ऑथेंटिक जो भी प्रश्नावली है उसकी श्रृंखला आपके समक्ष प्रस्तुत की जाए और आपके उत्साहवर्धन का हमें बहुत ही इंतज़ार रहेगा। आप अपना उत्साहवर्धन हमारे उत्साहवर्धन के साथ जारी रखिए और हमारा उत्साहवर्धन अगर है तो ये समझिए कि हाँ, हम अपने मिशन में सफल रहे। वो उत्साहवर्धन आप लोगों से ही मिल सकता है, क्योंकि जब आप लोग फॉलो करेंगे, कमेंट करेंगे ये श्रृंखला आपको कैसी लगी, तो हमको भी उत्साहित होने का अवसर मिलेगा और मैं और मोटिवेट होकर के अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम नारायण शर्मा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।